प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया पाठ ठेले पर हिमालय यात्रा वृत्तांत का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम धर्मवीर भारती, जो कि इसके लेखक हैं, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय जान लें। धर्मवीर भारती का जन्म अतारसुइया इलाहाबाद में हुआ था, सन 1926 ईस्वी। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध तथा आलोचना सभी विधाओं में सृजन किया। साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन कर वे काफी लोकप्रिय हुए। इससे पूर्व भारतीय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व कुछ समय तक साप्ताहिक संगम के संपादक भी रह चुके थे। उनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष, भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य तथा लोक जीवन की सजीव झांकी मिलती है। उनकी मुख्य रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश उपन्यास है, जो कि ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी व आद्यंत काव्य, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग व बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह है। अंधायुग पद्य नाटक ठेले पर हिमालय, कहानी अनकहानी व पश्यंती निबंध संग्रह प्रमुख है। इनके अतिरिक्त उन्होंने रेखाचित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक, संस्मरण तथा यात्रा विवरण विधा में भी उल्लेखनीय सृजन कर पाठकों का दिल जीत लिया है। यही कारण है कि उन्हें बहुमुखी प्रतिभा का धनी कहा गया है। प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। ठेले पर लदी बर्फ की सिल्लियाँ देखकर कवि की स्मृति पटल में कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव हो उठता है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसरमयी होती घाटी की संध्या और बर्फानी दिवस समस्त शाप, ताप, संघर्ष और अंतर्द्वंद से, मानसिक ऊहापोह से, असमंजस से मुक्त करने वाले होते हैं। निबंध को पढ़ते हुए पाठकों के चित्त में, हृदय में ये सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो उठता है। तो जैसे कि आपने देखा कि प्रस्तुत निबंध में कौसानी की यात्रा का वर्णन है, तो ये यात्रा वृत्तांत जो है वह पाठकों को प्रेरणा देता है कि वे भी ऐसे प्राकृतिक स्थलों का, ऐतिहासिक स्थलों का, भौगोलिक महत्व वाले स्थलों का भ्रमण करें और यात्रा आदि का आनंद लें और उससे संबंधित जानकारियाँ अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को आनंदमय तरीके से और मुक्त, एकदम मस्ती भरे अंदाज में व्यतीत करें। तो बच्चों, आइए अब हम ठेले पर हिमालय पाठ में प्रवेश करें। बच्चों, पाठ यात्रा वृत्तांत है, यात्रा का वर्णन है इसमें, और आपको तल्लीनता के साथ इसे पढ़ना, देखना चाहिए। अक्षरशः आपको इस पर बल देना चाहिए, जिससे कि जो यात्रा, कौसानी की यात्रा लेखक हमें कराना चाहता है, उसका सजीव शब्द चित्र आपके मस्तिष्क पटल पर उभर जाए। यही इसका मकसद है। तो आइए शुरू करते हैं। ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना? और यकीन कीजिए, इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बैठाए मिल गया। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ की सीलें लादे हुए बर्फ वाला आया। ठंडे, चिकने, चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उड़ती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले,
यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। क्या बोले? यही बर्फ जो कि कहाँ थी उस समय? पान की दुकान के सामने ठेले पर स्थित थी। तो उस बर्फ को देखकर उन्हें स्मृति हो आई कि यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल उसी समय शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, चमक उठा, ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप नए कवि हो तो भाई इसे ले जाए और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियां बेडोल, बिना आकार की, बेतुकी, बिना तुक की लिख डालें। शीर्षक मौजू है, शीर्षक उपलब्ध है। और क्या शीर्षक है? ठेले पर हिमालय। और अगर नई कविता से नाराज हो, सुललित गीतकार हो, तो भी गुंजाइश है, इस बर्फ को डांटें, उतर आओ। ऊंची शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो? ओ नए कवियों, ठेले पर लादो, पान की दुकानों पर फेंको। कि अगर आप संगीतकार हैं तो संगीत की रचना कर लीजिए, और अगर आप कवि हैं तो कोई कविता पंक्तियां लिख लीजिए। और इस बर्फ को डांटे, उतर आओ, ऊंचे शिखरों पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठो। के अर्थात लेखक यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं कि ओ नए कवियों, ठेले पर लदो पान की दुकान को। क्योंकि जहाँ पर वो पान की दुकान पर देख के वो बर्फ का जो सिल्ली है वो ठेले पर देखकर ही उस सिल्ली को ही कंपेयर कर दिया किससे? हिमालय से। कहाँ तो वो बर्फ की कुछ टन की सिल्ली और कहाँ विशाल विस्तृत हिमालय। ये देखकर लेखक को थोड़ी सी खीज हुई कि आजकल के कवि ऐसे ही अनायास अनुमान लगाकर अपनी अपनी रचनाएं कर देते हैं और झूठी वाहवाही लूटते हैं। तो इसलिए लेखक ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो उसको डांटो, हिमालय पर जो बर्फ है कि इतनी ऊंची क्यों चढ़ी है बंदरों की तरह, नीचे उतर, क्या जरूरत है? हाँ, तेरी शोभा का वर्णन तो हम इस किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। आदि आदि व्यंग इस पंक्ति के द्वारा घटित हो रहे हैं। ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ कहीं उनके मन को खरोच गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजले बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोच छोड़ जाती है, एक ऐसी छाप छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पीड़ा उठती है, दर्द दे देती है। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। कि ये बात आई कि भाई इस तरह से मुझे उस समय खींच हुई और मैंने ये बात अपने मित्र को बताई, वे हंसे भी। पर वास्तव में लेखक ये कहना चाहता है कि जिसने बहुत ही नज़दीकी से इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखा हो तो निश्चय ही वह उससे व्यथित हो जाता है। वहाँ जाने की उसके मन में फिर चाह, उत्साह उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ लेखक ने अपने मित्र में भी पाया। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। क्योंकि लेखक ये अनुमान इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने भी उस वास्तविक दृश्य का आनंद लिया है और उसे अनुभूत किया है और वहाँ पर मिलने वाली शांति को उसने महसूस किया है। तो यही कारण है कि लेखक ने तुरंत समझ लिया कि ये मतलब देखे हुए तो हैं। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए हम लोग कौसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मचकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कौसी, तो ये कौसानी जाने का रूट बताया है। कौसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है और दूसरी कौसानी। कौसी पहुँचते ही दो रास्ता होते हैं, एक अल्मोड़ा का जहाँ का उसका मित्र था और दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। और वो कौसानी जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही कष्टों से भरा हुआ है, बहुत ही सूखा सूखा सा है, ड्राई टाइप है और बहुत ही कुरूप है। उसकी बनावट बहुत ही विपरीत है, आम रास्तों से विपरीत है। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। ढालों को काट कर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्तों पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया अर्थात नया नया
अनट्रेन और लापरवाह ड्राइवर जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कौसी पहुंचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे, सभी डर चुके थे, थक चुके थे। कौसानी जाने वाले सिर्फ हम दो थे, वहाँ उतर गए। बस अल्मोड़े चली गई। सामने के एक टीन की शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर रुकी, अर्थात दूसरा पिकअप आके रुका, और जब उसमें से प्रसन्न वदन वदन कहता है मुख को, प्रसन्न मुख वाले शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आए। शुक्ल जी जैसा सफर का साथी पिछले जन्म के पुण्य से ही मिलता है। उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर हो गई, अर्थात दूर हो गई। पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन? लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोला सी दाढ़ी। एमिल जोला जो कि एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और पत्रकार हैं, तो उनसे उसकी दाढ़ी को मैच कर रहा है, क्योंकि ये एक ही परिवार के लोग हैं, तो उससे उनको कंपेयर कर रहा है, जो कि उन शुक्ल जी के साथ जो मित्र आया उसकी दाढ़ी को। तो एमिल जोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनोकुलर, दूरबीन कह दें हम, और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। ये पतला दूल्हा मुझ जैसा ही सीखिया कमज़ोर शरीर और उस पर आपको झूमते हुए आना, एक तो पतला दूल्हा और उस पर हिलते डुलते हुए आना, मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़ कर, देख कर, जान कर शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन। परिचय कराया। अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। उसी रुपये से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वह, वैसे उसके करतब आगे चलकर देखने में आए। तो सेन का परिचय करा दिया। कौसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कल कल करती हुई कौसी नदी है। किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने, चाय की दुकानें, और कभी कभी कोसी या उससे गिरने वाली नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती हुई थी। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई ककरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क, अजगर की तरह सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें भी तंद्रालस बना रहा था। बहुत थक चुके थे तो हमें भी नींद से आलस आ रहा था, पर जूझू बस आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कौसानी के नज़दीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए हैं, कौसानी सिर्फ 6 मील दूर है, अर्थात बहुत नज़दीक आ गए हैं। पर कहाँ गया वह अतुलित, जिसकी तुलना न की जा सके, तो कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी से अधिक मोह है। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था और कहा था, अनासक्ति योग लिखा था अर्थात विरक्ति मोक्ष का मार्ग ढूंढा था। गीता आदि के श्लोकों का व्याख्या की थी ये अनासक्ति योग। और उन्होंने कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी में ही होता है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अगर आपको स्विट्जरलैंड देखना है तो आप कौसानी चले जाएं। कौसानी और स्विट्जरलैंड में काफ़ी समानता है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर हैं, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे। हाँ भाई, सुंदर तो है पर इतना प्रशंसनीय नहीं है कि उसकी तुलना स्विट्जरलैंड से की जाए। तो हम ये संशय कभी कभी शुक्ल जी को बताते थे। कौसानी नज़दीक आता गया, त्यों त्यों अधीर, फिर असंतोष और अंत में क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया, क्रोध आ गया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे।
सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। अब यहाँ लेखक कौसानी की स्थिति और उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है, उतार शुरू हो जाता है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। कितना खिन्न था मैं, कितना नाराज था मैं। अब जैसे ही लेखक कौसानी के बस अड्डे पर उतरा तो एकदम से उसे लगा कि मैं ठगा गया हूँ, मुझे किसी ने ठग लिया है, किसी ने धोखा दे दिया है। और बहुत ही नाराज़गी थी क्योंकि वहाँ पर सब कुछ उजड़ा सा एकदम छोटा सा गांव नज़र आ रहा था। अन्न खाते हुए बस से उतरा, अर्थात बेमन से जब मैं बस से उतरा कि जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। वहीं पत्थर की मूर्ति की तरह ठहरा हुआ, ठिठक गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था। क्यों ठिठक गया? क्योंकि उस कौसानी की पर्वतमाला में अपार बहुत ही सौंदर्य बिखरा हुआ था सामने की घाटी। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अचल में यह जो कल्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, कल्यूर की रंग बिरंगी अर्थात फूलों की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। किन्नर और यक्ष ये भी एक देव जातियाँ हैं जो कि सिद्ध मानी जाती हैं। तो शायद इतनी पवित्र जगह है तो यहाँ पर देव लोग ही तो निवास करते होंगे, ऐसा लेखक का मानना। 50 मील चौड़ी यह घाटी, हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझा जाने वाली बेलों की लड़ियों सी अर्थात बेलों की सीरीज सी नदियाँ। मन में बेसकता यही आया, यकायक अचानक यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आंखों से लगा लूं। अकस्मात अचानक हम एक दूसरे लोक में चले आए थे। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजावा और इतना निष्कलंक, इतना बेदाग कि लगा इस धरती पर तो जूते उतार कर पाँव पहुँच कर आगे बढ़ना चाहिए। इतनी शुद्ध, इतनी स्वच्छ, इतनी उज्जवल वह घाटी थी। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया और जहाँ ये हरे खेत और नदियाँ और वन क्षितिज के धुंधलेपन में, क्षितिज आप जानते हैं जहाँ पर पृथ्वी और आसमान का मिलन सा आभास होता है, वो क्षितिज कहलाता है। तो क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में घुल जाते थे। वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात अचानक फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा, आश्चर्य का धक्का मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में ये कौन चीज़ है जो अटल है, स्थिर है? ये छोटा सा बादल के टुकड़े सा, और कैसा अजब रंग है, कैसा अजीब रंग है इसका। न सफ़ेद, न रुपहला, न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता है, तीनों की प्रतीति कराता है। यह है क्या? लेखक के मन में प्रश्न आता, वास्तव में यह है क्या? बर्फ तो नहीं? जी हाँ, बर्फ नहीं है तो क्या? अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा कि इस घाटी के पार वह नगाधीराज, वह पर्वतों का अधिराज, पर्वत सम्राट हिमालय है। लेखक को आभास हो गया कि इस घाटी के पार ही हिमालय पर्वतमाला है। इन बादलों ने उसे ढाक रखा है। वैसे वह क्या सामने है? उसका एक कोई छोटा सा बाल सभा वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। अचानक लेखक को बीच में कोई बर्फीले शिखर की दर्शन हुए तो उसे अचानक ऐसा लगा कि ये क्या है जो कि बाल सभा बच्चों की तरह मानो किसी विंडो से, खिड़की से बाहर की तरफ झांक रहा हो। मैं हर्षातिरेक से चीख उठा, अर्थात मैं बहुत ही प्रसन्नता से चीख उठा, बर्फ, वह देखो। शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा, पर अकस्मात वो फिर लुप्त हो गया, पर अचानक से वो फिर गायब हो गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया है। ऐसा लगा कि मानो अचानक से क्या हुआ, वापस जो शिखर दिखाई दे रहा था वो बादलों की ओट में आ गया। तो लेखक को ऐसा लगा कि मानो कि किसी ने उसको
अंदर खींच लिया कि कहीं वो गिर न जाए, ऐसा लेखक ने मनोरम वर्णन यहाँ पर कौसानी की पर्वतमाला का किया है। तो बच्चों, आज की इस यात्रा वृत्तांत में हम हमारी यात्रा यहीं तक रखेंगे और इस पर आधारित मैं आपको कुछ अभ्यास प्रश्न प्रेषित कर रहा हूँ जो आप भली भांति कर पाएंगे। पठित पाठानुसार लेखक कहाँ की यात्रा कर रहे थे और क्यों? यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। कथन किसने, कब और क्यों कहा? लेखक और उसके साथी के चेहरे कौसानी पहुंचने पर पीले क्यों पड़ गए थे? कौसानी पर्वतमाला के प्राकृतिक सौंदर्य का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अभी अभी आपने पढ़ा है। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। लेखक को क्यों लगा कि उसको ठगा गया है? यात्रा वृत्तांत क्यों उपयोगी है, समझेंगे। तो बच्चों, आप मेरा मानना है कि इसे भली भांति समझ लेंगे, कर लेंगे और इस पर आधारित ही हमारी अगले दिन क्लास होगी। तो आप इसको भली भांति पढ़ लें। जैसे पूर्व में मैंने क्लास ली थी, लाइव क्लास ली थी, तो आपने कहा था कि सर हम उषा कविता को पढ़ नहीं पाए, कल शादी थी वगैरह। ये सब बहाने ना करें, पढ़कर आएँ, समय का सदुपयोग करें और अपने भावी जीवन को सशक्त बनाएं। यही मेरी कामना है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।